दोस्तों तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूं और हालात हाजरा पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक अपनी बात को थोड़ा नरम करते हुए कन्विंस करने की कोशिश की है। इसलिए क्या मामला है, इस पर थोड़ी सी गौर करेंगे। रशिया ने चार्ली एब्डो के अंक को रशिया में प्रकाशित होने से इनकार कर दिया है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, वो होगी नागोर्नो कराबाख में एक जो वार है वो जारी है। ताज़ा स्थिति क्या है और ताज़ा स्थिति में जो मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात हैं वो क्या है। चूँकि रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि तुर्की के 9 ड्रोन मार गिराए हैं, वो कैसे मार गिराए हैं, उनकी किस तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया है और ये तकनीक जो है आगे क्या कर सकती है, क्या एयर डिफेंस सिस्टम या ड्रोन का मुकाबला करने के लिए क्या सूरत हाल बनेगी। मगर एक चीज़ यहाँ देखने की सबसे इम्पोर्टेंट ये होगी कि अगर तुर्की के ड्रोन्स को जिस तरीके से रशिया मारता है, डायरेक्ट अगर ये कहता है कि वो तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है, तो क्या तुर्की और रशिया के बीच में तनाव पैदा होगा और ये तनाव क्या तुर्की और रशिया के हितों में होगा। तो इन पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले ये एक बयान देते हुए कहा गया है मैक्रोन की तरफ से कि मैं मुसलमानों को समझता हूँ, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो कलम की आज़ादी है वो मेरे देश में बनी रहेगी। एक तरह से ठंडा करने की कोशिश की है। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया गया है या बायकाट किया गया है दुनिया में, उसका असर भी आपको देखने को मिल रहा है फ्रांस के ऊपर। मेरा ये मानना है कि प्रोडक्ट को लेकर ये सब स्थितियां वो जानते हैं, एक वो पोजीशन जानते हैं और स्ट्रेटेजिकली चार्ली एब्डो का जगह ये इस तरह के कंट्रोवर्शियल फ़ोटो छाप कर या सीरीज छाप कर किस तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं। कि दोस्तों आप याद रखिएगा कि फ्रांस में लगातार पिछले 1 साल से या धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते आए हैं। वहाँ की महंगाई की स्थिति कंट्रोल में नहीं है। पेट्रोल के दामों को लेकर रोज़ सड़कों पर लोग उतरते रहे हैं। तो इस इकोनॉमी को लेकर लोग सड़कों पर उतरते रहे हैं और बीच में यहाँ कोरोना भी आ गया है और कोरोना को लेकर लॉकडाउन के ऐलान भी कर दिए गए हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल बायकाट या प्रोडक्ट बायकाट से ज़्यादा ये जो सहमति जैसी कोई ठंडा यानी आवाज़ को सॉफ्ट किया है, बात एज इट इज़ है, कोई माफ़ी नहीं मांगी है या फिर कोई ये बात नहीं कही गई है फ्रांस की तरफ से कि वो चार्ली एब्डो के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है। जिस तरह रशिया की तरफ से आया है कि इस अंक को रशिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिया जाएगा। देखिए यहाँ ये एक मामला है जो चल रहा है धीरे धीरे। मैंने कल के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि किस तरीके से ये सब ठंडे हो जाते हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं। आगे हम ये बढ़ते हैं कि यहाँ जिस इंटरव्यू के दौरान यहाँ मैक्रोन ये कह रहा था कि भाई मैं मुसलमानों को समझता हूँ, अलबत्ता एक्सट्रीमिस्ट का जो आतंकवादी शब्द का, टेररिज्म का जो इस्तेमाल किया है कि उनको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए सबसे ज़्यादा दुख मैक्रोन का यहाँ निकल के आया कि रजब तैयब अर्दगान को लेके, तुर्की की मुदाखलत को लेके वो बड़ा परेशान नज़र आया, जिसमें अपने बयानात में कहा कि तुर्की मिडिल ईस्ट मेडिटेरियन सी में जिस तरह अपनी मनमानी कर रहा है ये सही नहीं है। तनाव बनाने की स्थिति तुर्की की तरफ से की जा रही है। हम तुर्की के साथ बात करने के लिए तैयार हैं अगर तुर्की चाहे तो। रजब तैयब अर्दगान अब इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने एक ट्रैक को चुन चुका है और वो उस ट्रैक पर चलता चला जा रहा है। यहाँ जितनी पीड़ा मुझे दिखाई दी मैक्रोन के बयान में, उससे ज़्यादा पीड़ा मैंने जेरूसलम पोस्ट जो इजराइल का अखबार है वो छपता है, उसमें उससे ज़्यादा पीड़ा जो है वो दिखाई दे रही है और फिर उसको वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। लोगों की बयानात मैंने पढ़ने की कोशिश की है कि लोगों का रिएक्शन उस पर क्या आ रहा है। तो कई लोग रजब तैयब अर्दगान को शैतान, वक्त का ये और यरूशलेम सिटी को लेकर जो बयान दिया रजब तैयब अर्दगान ने कि ये हमारी है और ये हमारा हिस्सा है, तो यहाँ इसको लेकर काफ़ी चिंताएं
दिखाई दे रही हैं और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है उनके सोशल मीडिया पर जो लोग आपस में बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी परेशान है रजब तैयब एर्दोगान के बयानात को लेकर, या उनके द्वारा जो उठाए जा रहे हैं कदम, जैसे ग्रीक को लेकर ग्रीस में के सामने जिस तरह की लड़ाई की सिचुएशन पैदा कर दी थी रजब तैयब एर्दोगान ने, और अल्टीमेटली उन्होंने अपने जो ऑयल फील्ड की ड्रिल थी, जो खोज थी, वो जारी रखी, जहाज़ खड़े रहे। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी परेशानी में, और यही नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो रजब तैयब एर्दोगान का मामला जो मैं पहले एक बार बताया था कि वो उनका जहाज़ वेपन लेकर, हथियार लेकर लीबिया के तटों पर जाकर अनलोड किया, और जिसे फ्रांस की फौजों ने रोकना चाहा, जिसे तुर्की ने बाई पावर उसको डिफीट किया और ये कहते हुए अनलोड किया कि हमने करना है, आप रोक सको तो रोक लो। तो ये सिचुएशन जो है वो एक बैकफुट पे नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी मैक्रोन कहते हुए नज़र आ रहा है अपनी भाषा में कि एक तरफ नाटो का मेंबर है, नाटो के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश रजब तैयब एर्दोगान नहीं कर रहा है। तो यहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो यूरोपियन कंट्री के अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान को लेकर। चलिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का मामला और ये जो रजब तैयब एर्दोगान का जो मूवमेंट है ये मुझे लगता है कि चलता रहेगा, मगर इसमें पैच कहाँ आ रहा है उस तरफ थोड़ा मुड़ जाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि नो तुर्की के जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने तस्लीम किया था कि हमारी जो जीत है, हमारी जो फतेह है, उसमें तुर्की के ड्रोन का एक बेहतरीन रोल रहा है, और उन तुर्की के ड्रोन की वजह से हम $1 अरब से ज़्यादा के जो वेपन्स हैं और मिलिट्री साजो सामान हैं वो आर्मीनिया के तबाह करने में कामयाब रहे हैं। उनके फ़ोटो भी जारी किए हैं, मगर दूसरी तरफ फ़ोटो जारी आर्मीनिया ने भी किए हैं। उनको बताया जा रहा है कि 9 ड्रोन तुर्की के मार गिराए हैं, मगर किस तकनीक से मार गिराए हैं दोस्तों? ये तकनीक जो है एक कारसुक कुछ तकनीक का नाम दिए बताया जा रहा है रशिया की, उसको इलेक्ट्रॉनिक एक कंट्रोल सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से वो जैम करते हैं ड्रोन को, क्रैश करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही लेज़र का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम है जिससे दूसरे के जहाज़ों को, ड्रोन को कंट्रोल कर लिया जाता है, और कंट्रोल करके उनको या तो उतार लिया जाता है या फिर क्रैश कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर तुर्की को चूंकि S-400 रशिया दे चुका है, और एक नई तकनीक जो आर्मीनिया को देने का दावा कर रहा है रशिया, उस तकनीक से अगर ड्रोन को गिराया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक ट्रायल बेस छोटी तकनीक ही रशिया ने आर्मीनिया को दी होगी। अब दोस्तों यहाँ इसी मुद्दे को मुझे इम्पोर्टेंटली उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो ये है कि अगर हम ये देखें कि ब्रिटेन भी ये कह रहा है कि हम अपनी फ़ौजों के बजाय ड्रोन का इस्तेमाल युद्धों में करेंगे और फ़ौजियों की जगह हमारे ड्रोन ले लेंगे। ये आज का उनका डिक्लेरेशन अगर इस तरह की बात करता है तो मतलब ये होता है कि अब पूरा वर्ल्ड जो है वो इंसानों की पावर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वार में उतरता जा रहा है। 5th जनरेशन वार जिसको हम कहते हैं, इस 5th जनरेशन वार में ही आपका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसमें आप ड्रोन समझ सकते हैं, या ये जो नई तकनीक इलेक्ट्रॉनिक आर्मीनिया को देने की बात रशिया ने कही है, वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है। तो यहाँ यानी कि जो परंपरागत जहाज़ हैं या फाइटर विमान हैं, इनका रोल काफ़ी कम हो जाता है, और ड्रोन टू ड्रोन फाइट होना शुरू होती है, जो एक दूसरे के इलाकों में जाकर वो हमले करेंगे, और इनको बैरक में बैठकर जो फौजी हैं वो कंट्रोल कर रहे होंगे। यानी जंग का पूरा एक रुख तब्दील होते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक 5th जनरेशन और 6th जनरेशन वार की तरफ दुनिया मुड़ती चली जा रही है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि
आपके पास ड्रोन कितने हैं, आपके पास उसे दूसरे के जो जहाज हैं, जो फाइटर विमान हैं या ड्रोन हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से कंट्रोल करना, उनको उतार लेना, उनको डिस्ट्रॉय करना, यानी आप एक अलग जो आपकी डिफेंस तकनीक है उसको भी आपके पास वो कितनी है ये मैटर करेगा अगले युद्धों में। चूंकि जो परंपरागत आपके 4th जनरेशन तक के हथियार हैं, चाहे वो जहाज हों, चाहे वो टैंक हों, चाहे वो फिर मैन पावर्स हों, राइफल्स हों, मुझे लगता है कि ये सब अब पीछे छूट जाने वाला है। और नया वार जब भी अगर ये शुरू होता है तो मुझे लगता है कि ये वार नई तकनीक की तरफ जा रहा है। हालांकि आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो वार है वो देखा जा रहा है कि ड्रोनों से ही इस वार को ज़्यादा लड़ा जा रहा है, और जिस इलाके को ड्रोन खाली करा लेता है पीछे से जो पैदल सेना है वहाँ जाकर कब्जा कर लेती है। यानी पैदल सेना की जो इम्पोर्टेंस है वो तो रहेगी कंट्रोल में रखने के लिए, मगर वार जीत और हार का मतलब जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक में बदल गया है। एक बात मैं यहाँ दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ खोज की है, कुछ मैंने तथ्य जुटाए हैं जो 1980 के दशक से लेकर 2000 तक के बीच में कुछ बड़ी चर्चाएं थी, जिनमें से बहुत बड़े 3 नाम शामिल हैं जिन्हें मैं अगले एपिसोड में ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की गई थी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम तमाम दुनिया में जो है एक ही रिमोट पर लाने की, चाहे वो ह्यूमन ब्रेन हो, चाहे फिर वेपन्स हो और बैंकिंग सिस्टम्स हो, इन तमाम चीज़ों पर एक कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल प्रोग्राम आपको बनाकर दूं, जिसमें आपको समझा सकूं कि ये सब जो रीसेटिंग है, रीओपनिंग है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स है, इसका असल मकसद क्या है और कौन लोग इसके पीछे असल हैं। और चेहरा तो आपके सामने है कि वो दिखावे के चेहरे हैं, चाहे वो बिल गेट हों और ये हों, ये सब सामने के चेहरे हैं। दरअसल इनके पीछे पावर कुछ और हैं, जिनकी इच्छाओं के उनके कहे गए बयानों सहित मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वापस आ जाते हैं 5th जनरेशन वॉर पर। दरअसल ये सब कुछ उसी वॉर का हिस्सा है जो चलती चली जा रही है। अभी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव का आखिरी मरहला चल रहा है, और तो हम दुनिया में बात लेकर ये बातें की जा रही हैं कि अगर ट्रंप जीतता है तो क्या होगा और बाइडेन जीतता है तो क्या होगा। एक तरफ मेडिटेरियन सी में तुर्की के साथ तनाव दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आर्मीनिया अजरबैजान में जो रशिया एक ब्लॉक माना जा रहा था कि तुर्की एक बड़ा ब्लॉक जो है वो तुर्की के साथ बन मिलाएगा। अब ये बात अभी समझना बड़ा कठिन हो रहा है कि तुर्की क्या चाहता है। हालांकि वो उसका इरादा बिल्कुल साफ है, ऐलान कर दिया है कि वो जो ऑटोमन एम्पायर था उसे क्लेम करेगा। और कई बातों को लेकर ये भी उठा जा रहा है कि ये जो अगर 2000 साल बाद इस इलाके से निकलने के बाद, यरूशलेम से निकलने के बाद यहूदी वापस आकर कहते हैं कि यह हमारी ज़मीन है, तो हमें तो अभी 100 साल भी इस ज़मीन में से निकले नहीं हुए, तो हम अपनी ज़मीन को क्लेम करेंगे। यहाँ ये बातें एक तरफ चल रही है, इसका सही रुख तय होगा कि अब अमेरिका में बाइडेन आएगा या ट्रंप आएगा। यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक अगर फाइट दिखाई दे रही है, 43 के मीटर दिखाई दे रहा है ट्रंप का, और 51 जो है वो अगर बाइडेन दिखाई दे रहा है, तो पहले भी हिलेरी के साथ ट्रंप आंकड़ों के हिसाब से नहीं जीत रहा था, जो हो सकता है कि वो जीत हासिल कर ले। अगर ट्रंप जीत हासिल कर लेता है तो ये जो नया खेल चल रहा है, शायद इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा, और वो बदलाव शायद इलेक्शनों तक कुछ और दिखाना था और इलेक्शनों के बाद कुछ और होगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि अगर बाइडेन जीत के आते हैं तो ये बात एक्सपर्ट द्वारा कही जा रही है कि ट्रंप अगर मानने से इनकार कर देता है तो स्थिति बदल जाएगी, और यहाँ जो ट्रंप समर्थक हैं अगर वो सड़कों पर आ जाते हैं तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया मेरे ख्याल से अनकंट्रोल हो जाएगी, और फिर चारों तरफ जो भी अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अगर अमेरिका अपनी सरहदों में, यानी ट्रंप अगर हार जाता है और वो ये कहता है कि मैं राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ या इन चुनाव को नहीं मानता हूँ, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है, अगर हुआ तो फिर ये समझ लीजिएगा कि 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। चूँकि जहाँ जहाँ जो हथियार
तैनाती हैं वो सब वार के नज़दीक पहुंच रहे हैं। चाइना भी वार के 2-3 मोर्चों पर नज़दीक पहुंच रहा है। पाकिस्तान में भी, हालांकि पाकिस्तान को लेकर एक अलग स्थिति है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल अपने बयानात और अपनी जो सत्ताएं हैं, जो उनके मंत्री या फिर उनके अधिकारी हैं, उनको लेकर काफ़ी परेशान है। ये एक अजीब सा स्टेट है पाकिस्तान, जिसमें अनस्टेबिलिटी क्यों रही, इनकी वजूहात अब खुलकर सामने आ रही है कि यहाँ लोग किस तरीके से काम करते हैं और उनका मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, ये दिखाई देने शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि इमरान यहाँ पर सत्ता को बदल कर कोई एक अपना राज स्थापित कर ले। हो सकता है कि यहाँ विपक्षी खेमा इतना मजबूत हो जो यहाँ इमरान को ही डिस्टेबलाइज करके सत्ता को गिरा दे। तो अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक तरफ से भारत के सरहदों के नज़दीक तनाव जो है वो बढ़ता ज़रूर जा रहा है, मगर पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन तो शायद अलाउ नहीं करती है। भारत ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है और कोई भी देश उठा सकता है जो अपने एंटी कंट्री को अगर वो टारगेट करना होता है तो सही मौका, सही वक्त जब उनको मिलता है तो वो टारगेट करते हैं, जैसे तुर्की ने किया, जैसे लीबिया में किया, जैसे अज़रबैजान में किया, जैसे अब वो करने जा रहा है ग्रीस के साथ। जो टकराव की स्थिति है लगातार उसमें आगे बढ़ रहा है। चाइना अपने चारों तरफ के दबाव को देख रहा है और चाइना भी युद्ध की बार बार घोषणा करता है। उनके अखबार द्वारा कहा जाता है कि ताइवान पर हम कब्जा किसी भी वक्त कर सकते हैं और अगर अमेरिका यहाँ डिप्लॉयमेंट रखता है तो हम करेंगे। तो मतलब ये उठता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि अगर यहाँ अमेरिका के अंदर सत्ता बदलती है तो उसकी नीति क्या होगी। बाइडन द्वारा ये कहना कि मैं जज भी एक मुसलमान को नियुक्त कर दूंगा, मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाऊंगा, तो यहाँ बड़ा पैच उलझ जाता है कि कौन सी मुस्लिम देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम जो देश हैं उनकी कई खेमे बन चुके हैं, कई चीज़ें बन चुकी हैं। मैं अभी इमाम काबा का जो बयान आया है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा अभी मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों में या मुस्लिम सामाईन और नाजरीन में अभी उस स्टैंडर्ड की टॉलरेंस है कि सच्ची बात को सुन सके। तो बहुत सारी बातें छुपानी भी पड़ती हैं। तो ठीक है, मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि फ्रांस को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, फ्रांस को लेकर जो बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी। उस पर मैंने कल अपनी बात कह दी थी। तो अभी इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों कि बाइडन अगर आता है तो वो चाइना के साथ एक पुरानी तकनीक पर जाएगा, जिस तकनीक के तहत उन्होंने चाइना को घेर कर डिस्ट्रॉय करने की, उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं को डिस्ट्रॉय कराने का प्लान बनाया था। ये प्लान ट्रंप के दौर में नहीं बना था, ये उससे पहले के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा तैयार किया गया था। बाइडन उसी पॉलिसी को ज़रूर फॉलो करेगा। ट्रंप के ज़रिए कुछ देश जो हैं वो अमेरिका के खेमे में पूरी तरह से आ गए हैं, कुछ टूट गए हैं। ये एडिशनल बेनिफिट जो है बाइडन को मिल सकता है और बाइडन एक सधी हुई पॉलिसी के तहत अभी जो फौरन युद्ध की स्थितियां हमको दिखाई देती है ताइवान के जलडमरू में, ताइवान के सी में, साउथ चाइना सी में, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, या फिर तुर्की और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए सब शांत हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए शांत होकर रिवीजन किया जाएगा। रिवीजन करके दोबारा इसी तरफ बढ़ा जाएगा। हालांकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का रोड मैप यही है जिस तरफ अभी ट्रंप भी चल रहा है और दुनिया भी चल रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थितियां आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कुछ देश जो हैं वो किसी दूसरे खेमे में जा चुके हैं, कुछ देश अपने आप को अलग रूट पर हटा चुके हैं। यानी कि रीसेटिंग बटन, जिस बात को कहा जा रहा था कि दुनिया को रीसेट किया जाएगा, तो रीसेट तो कर दी गई है, खेमे तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान जो 70 सालों से सऊदी अरब पर निर्भर रहता था, ये समझ लीजिएगा कि वो ज़कात और फितरे पर जो ज़िंदगी चलती थी सऊदी अरब की, उन्होंने भी अपना खैमा बदल कर तुर्की को शायद
एक्सेप्ट कर लिया है और तुर्की के अलाई के तौर पर जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। चीन के साथ उनके संबंध, अमेरिका को छोड़कर चीन के साथ गहरे संबंध हो गए हैं। तो खेमे बहुत बदल चुके हैं, दुनिया के रीसेटिंग हो चुकी है। अब रीसेटिंग में हमें देखना ये है कि रीसेटिंग में दरअसल जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। देखिए, बहुत ही गंभीरता से इस गेम को प्ले किया है रशिया ने और चाइना ने, जिसमें तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लिया है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ाया है कि वो अब पूरी दुनिया की आपूर्ति करने में अकेला सक्षम है। एक पॉइंट ये है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान भी जो दूसरी लहर भी आ चुकी है, लंदन बंद हो गया है, फ्रांस बंद हो रहा है, यूरोप के कई और कंट्री लगातार बंद कर रहे हैं, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, प्लस में जा रही है, बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं माइनस की तरफ चलती हैं। ये रीसेटिंग का मामला बड़ा ख़तरनाक है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज से 20 साल पहले किसी ने तय किया था, वो एक बड़ी हस्ती है जिन्होंने चिप लगाने की बात की थी, माइंड कंट्रोल करने की बात की थी, और उनकी जो लोग हैं उनकी दौलतों का कोई अंदाज़ा नहीं है, चूँकि वो इस रेटिंग और रैंकिंग में उनको शामिल कभी नहीं किया जाता है। उन पर हम अगले एपिसोड में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ ये रीसेटिंग का जो मामला है, दरअसल हम सब दुनिया के देशों को उठते उखड़ते लड़ते हुए देख रहे हैं, मगर इनके पीछे कौन लोग होते हैं और वो किस तरह इन युद्धों से बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, मैं ज़रूर खुलासा करने की कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम में इतना बताना चाहता हूं कि ये जो वार है, ये जो स्थिति है, जो इस्लामिक कंट्री भी अपने अपने मफाद के हिसाब से इजराइल के साथ संधि कर रहे हैं, कुछ अमेरिका के साथ कर रहे हैं, कुछ अमेरिका छोड़ चुके हैं, कुछ चीन के साथ जा रहे हैं, कुछ रूस के साथ पलट चुके हैं। तो ये पूरा बिखराव और बदलाव काफ़ी कुछ गुल खिलाने वाला है। ये सब कुछ मामला आकर टिकेगा अब आने वाला करेंसी वार पर, चूँकि ये साफ तौर पर वाज़ेह है कि डॉलर को बहुत दिनों तक बचाए रखा नहीं जा सकता और डॉलर को वो बचाना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल सच बात ये है, चूँकि ये जो बैंकिंग निज़ाम है, इस निज़ाम में भी कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इसके ज़रिए वो एक कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरी दुनिया को फाइबर पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल सिस्टम में डालने की कोशिश की जा रही है। और ये अगला जो अभी जहाँ भी वार होगा उसमें डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। जिनके पास डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रॉनिक वार को डिफेंस कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं, उनके मुजाहरे अलग होंगे। 4th जनरेशन तक के हथियार हमें ज़ीरो नज़र आएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इनको बिना किसी ह्यूमन को भेजे ड्रोन किस तरीके से इन टैंकों को, इन तोपों को, इन जहाज़ों को बर्बाद करते हैं, वो हम नज़ारा, छोटा सा नज़ारा अभी नागोर्नो काराबाख में देख चुके हैं। तो जिन देशों के पास नई तकनीक है, फिफ्थ जनरेशन डिफेंस सिस्टम भी है और अटैकिंग सिस्टम भी है, वो ही अगर ये वार होती है तो पूरी की पूरी वार इलेक्ट्रॉनिक से लड़ी जाएगी। अलबत्ता इसमें ह्यूमन लॉसेस होंगे, मानवता का नुकसान होगा, विनाश होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वार में अगर तकनीक में कुछ जिस तरीके से अगर इसका अल्टरनेट तुर्की और दूसरे इस्लामिक देशों के पास भी मौजूद है तो वो लड़ने की स्थिति में है, वरना रशिया ने जो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाया है, हालांकि वो सीधे नागोर्नो काराबाख में तो ज़रूर नहीं गिरा होगा, जो आर्मीनिया की सरहदों के एंटर किया होगा तुर्की का ड्रोन, उसको ज़रूर गिराया गया होगा रशियंस द्वारा। तो वो एक मैसेज होगा कि आपकी हदें तय कर दी गई हैं और आपकी हदें ये हैं। तो मतलब ये कहने का है कि अगर रजब तैयब एर्दोगान आगे चलने वाले वक्त में ये सोच कर चलते हैं कि वो रशिया से अभी जीतने की स्थिति में नहीं है, तो बेहतर ताल्लुकात बनाकर दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है और चाइना के साथ अच्छा रिलेशन करके आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर वो सद्दाम जैसी जिद पर अड़ जाते हैं या हट पर अड़ जाते हैं
तो फिर अंजाम भी बहुत अच्छा होने की उम्मीद आप न रखें, क्योंकि एक तरफ यही बहादुरी ये खुद ही हवा में चढ़ाते हैं, इनका मीडिया हवा में उछालता है और बड़ी तारीफ़ें करता है। सद्दाम की भी की गई थी ताकत, उनके रिपब्लिकन गार्ड्स और उनके वेपन्स के बारे में बड़े अफवाहें प्रोपोगंडा फैलाया गया और उसके बाद अंजाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। तो जो कुछ मीडिया या आप ही के लोग कह रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा सच हो ये ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी दुश्मन की तारीफ भी की जाती है, उसको हवा में चढ़ाया जाता है और उसको बरगलाकर जो उसका खात्मा कर दिया जाता है। तो हम बारीकी से नज़र डालेंगे, क्योंकि जो बहुत ही खतरनाक गेम दुनिया में खेला जाने वाला है, उस खतरनाक गेम को रोकने के लिए कुछ प्लेयर ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों के बारे में बात करेंगे। मामला ख़तरनाक है, मगर फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको डिलीवर करूँ प्रॉपर सिस्टम के साथ। तो आज इस प्रोग्राम में आप मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। 4 टीवी देखते रहिए और इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो कल उस प्रोग्राम के साथ जो आपसे वादा कर रहा हूँ, कल मुलाकात होगी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।